नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 1 अक्टूबर मींस इस मंथ के पहले एडिटोरियल सेशन की। और सेशन स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं चैनल पर उनको बताना चाहूंगा, आशीष क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं, एक बार आप जरूर से विजिट करें। इनका डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको नजर आएगा। एक पेड कोर्स यहाँ पर है पैराजंबल एंड क्लोज टेस्ट का, जो कि आपको न्यूज़पेपर से बनाकर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसमें 100 क्लोज टेस्ट मिलेंगे और 100 क्वेश्चंस PQRS या फिर कहें कि पैराजंबल के, बैंक के भी हैं, इसमें SSC के भी हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला जो कोर्स है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल इसी में स्टूडेंट्स को फेस की जाती है। वोकैबुलरी ई बुक की अगर बात करें तो ये ई बुक उपलब्ध है, जिसमें आपको 1800 से अधिक वर्ड्स मिलेंगे। जनवरी से लेकर जून तक के वर्ड्स है द हिंदू एडिटोरियल के, ये आप बाई कर सकते हैं। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का बैच अब नेक्स्ट वेंसडे को स्टार्ट होगा। एक बैच हम कल से स्टार्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट बैच के रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप नेक्स्ट वेंसडे के लिए जुड़ सकते हैं। कॉमन एरर से हम स्टार्ट करते हैं। तीनों ही क्वेश्चंस बता दूं मैं आपको, तीनों ही क्वेश्चन एडजेक्टिव से हैं। ठीक है, आपको समझना है एक निश्चित बात यहां पे आपको समझ में आएगी। पहला दे रखा आपको, इन द बिजनेस वर्ल्ड इंग्लिश इज मोर प्रेफरेबल देन हिंदी। दो चीजें देखिए यहाँ पे, दो चीजों की गलती है। एक तो प्रेफरेबल जो शब्द है ना, उससे पहले मोर नहीं आता है। सबसे पहली बात तो ये, सॉरी, प्रेफरेबल से पहले मोर नहीं आता है, एक बात। दूसरा, प्रेफरेबल के बाद में देन भी नहीं आता है, टू आता है। दोनों ही गलतियां हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रेफरेबल में मोर नहीं आता, प्रेफरेबल में देन नहीं आता, प्रेफरेबल में टू लगता है। तो आपका जो आंसर होगा वो 3 नंबर भी होगा और 2 नंबर भी। ऐसा एग्जाम में नहीं होगा। मैंने जानबूझकर 2 अलग अलग पार्ट्स में एरर आपको दी ताकि समझ में आए कि वो भी एरर मानी जाएगी और ये भी एरर है। कहना क्या चाहता है कि इस बिजनेस वर्ल्ड में, आज की दुनिया बिजनेस आधारित दुनिया है, ठीक है, और इसमें इंग्लिश जो है वो हिंदी की अपेक्षा अधिक मतलब पसंद की जाती है, प्रेफरेबल है। ठीक है। दूसरा कहना चाहता है कि यू शुड रेस्पेक्ट दोज हु आर सीनियर देन यू। पता लग गया होगा कि सीनियर के साथ में देन नहीं आएगा, टू आएगा। तो ये कुछ खास वर्ड्स हैं जिनके साथ में देन नहीं आता। सीनियर होता है, जूनियर होता है, इंफीरियर होता है, सुपीरियर होता है, प्रायर होता है, एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है। ठीक है, इन सभी के साथ में आपको टू लगाना होता है, देन नहीं लगाना होता। तो 3 नंबर गलत है। तो ये कहना चाहता है कि आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए उन लोगों का जो आपसे वरिष्ठ हैं। और तीसरा में देखेंगे अगर आप, तो सुपीरियर से पहले मोड़ दिया हुआ है। सुपीरियर डिग्री ऑलरेडी कंपैरेटिव है, और अगर डिग्री पहले से कंपैरेटिव हो तो उसमें मोर लगाने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। आपका आंसर यहाँ पे 3 नंबर होगा। क्लियर है? तो ये तो कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस हुए। बात करेंगे इस एडिटोरियल के जो की पॉइंट्स हैं उनकी। पहला आपको दे रखा है कि एक CBI कोर्ट है लखनऊ में, उसने ये क्लियर कर दिया है कि जो भी बचा कुचा मलबा था, ये मलबा एक्चुअली बाबरी मस्जिद को जब डिमोलिश किया गया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने एक साहित्यिक वे में कहा है कि बाबरी मस्जिद का मलबा जो बच गया था, मीन्स जो कुछ भी पहले, तो शुरुआत के अंदर भी क्या हुआ था कि वहां पे जो भीड़ थी जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराने का काम किया था, उन्होंने वहां से फटाफट ही मलबे को हटा दिया था, सबूत ना रहे इस कारण से। बचा कुचा कुछ था तो उसको अब एक स्पेशल CBI कोर्ट है लखनऊ में, उसने कर दिया, एक बहुत ही गलत जजमेंट देकर उसको इन्होंने साफ कर दिया। ठीक है, बाबरी मस्जिद के बारे में आज का आर्टिकल है। दूसरा कह रहा है कि भाई ये जो एक इन्होंने निर्णय दिया है कोर्ट ने, इसके जो निष्कर्ष हैं वो बड़े ही ड्रास्टिक हैं और डिफाई लॉजिक एंड फैक्ट। मतलब बहुत ही सीरियस यहाँ पे अंजाम होंगे इसके। ठीक है, परिणाम बहुत ही भयानक होने वाले हैं। और जो लॉजिक है और फैक्ट है, तथ्य थे, फैक्ट थे, लॉजिक भी था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि वहां पे कुछ गलत हुआ था। उन चीजों को डिफाई करने वाला निर्णय है, उसको चैलेंज करने निर्णय है। उस निर्णय की मतलब इसने उपेक्षा की है। एक बात यहाँ पे है कि मिस्टर आडवाणी ने उस समय कहा था जब ये डिमोलिश की गई थी बाबरी मस्जिद की, है मेरे जिंदगी का सबसे दुखी दिन है। ठीक है, आज जब ये निर्णय आया और एक बार इसमें सभी जो अभियुक्त थे उनको एक्विट कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल कोर्ट ने ठीक किया है। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पे लेखक के अनुसार ये है कि ये जो ऑब्जेक्टिव था ना वहां भीड़ इकट्ठा करने का, फिर उसके बाद में रथ यात्रा इन्होंने निकाली थी, इसका सीधा सा मतलब ये था कि हिंसा की मदद से जहां यहाँ यथास्थिति है, जो वास्तव में वहां पे कुछ भी मौजूद था, उसको चेंज कर देना इसका उद्देश्य था। ठीक है, ये तो बाबरी मस्जिद के बारे में आज का आर्टिकल है। हम स्टार्ट करेंगे हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर इस आर्टिकल को पढ़िएगा। कहीं आप डिसलाइक का बटन पुश करने लग जाएं कि सर ये तो इस बारे में है, हिंदू मुस्लिम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा इस आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप UPSC के एस्पिरेंट हैं, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, तो इस प्रकार के आर्टिकल्स में यहाँ पे आपको अपने विवेक से काम देने की जरूरत है। यहाँ आपको देखना है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जो आपका जुडिशरी होती है,
तो 3 अंग हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। कहीं कभी भी आप देखें कि कोई भी एक जो पार्ट है वो दूसरे पर अगर हावी हो जाता है तो फिर एक मतलब नहीं रह जाता है, अर्थहीन बात हो जाती है फिर। यही आप देख रहे हो आजकल भारत में जो जुडिशरी का लेवल है वो इतना लो जा चुका है, जो सोचने की जरूरत है ना। सरकार बहुत ज्यादा हावी है, आप ये देख सकते हैं, अगर आप नहीं भी माने तो भी सत्य है ये बात, ठीक है। सरकार बहुत ज्यादा हावी है और ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से हर एक को काम करना चाहिए, ना तो न्यायपालिका सरकार पे हावी हो, ना ही सरकार न्यायपालिका पे हावी हो। सब अपना अपना इंडिपेंडेंट काम करे, तभी देश की तरक्की हो सकती है। अगर आप प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, अगर आप एक सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको इस दृष्टिकोण से सोचने की जरूरत है। अगर हिंदू मुस्लिम के बारे में सोचेंगे, इस मानसिकता, इस संकीर्ण विचारधारा से सोचेंगे, तो फिर कुछ होने वाला है नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। एंड तक देखना। हमें मतलब है इंग्लिश से, हमें मतलब है ग्रामर से, वोकैबुलरी से, कॉम्प्रिहेंशन से, ट्रांसलेशन से, जो हम सीखते हैं हर दिन। एक नोटबुक लेके आप हमेशा बैठते हैं, मुझे लगता है उस नोटबुक में आप हर एक चीज़ को नोट करना, और बस जब नेक्स्ट डे का एडिटोरियल हो तो उससे पहले उसको रिवाइज करके बैठा करें, ताकि आपको एक नए कॉन्फिडेंस के साथ में बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिले। जस्टिस इन रूइंस का मतलब क्या है, इसको पढ़ेंगे। रूइंस क्या पढ़ना है? रूइंस। जस्टिस का मतलब न्याय होता है, इन का मतलब में, रूइंस का मतलब एक तो होता है खंडर। अगर इन रूइंस को आप पढ़ते हैं एक फ्रेज के रूप में, तो इसका मतलब है पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाना। तो न्याय जो है पूरी तरीके से खराब हो चुका है, स्पॉइल हो चुका है, इस तरह से इसका अर्थ निकाल सकते हैं आप, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। और आज का जो एडिटोरियल, दोनों ही एडिटोरियल हालांकि इसी के बारे में, लेकिन मैं जैसा पढ़ाता हूं आपको पर डे, एक जो 2 पैराग्राफ होते हैं शुरुआत के, एक एडिटोरियल होता है वो पढ़ाता हूं, तो उसमें आपको यही मिलेगा। सेकंड एडिटोरियल जो होता है हमारी एप्लीकेशन पे उपलब्ध होता है, उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वेडनेसडे को बैच वो स्टार्ट करेंगे हम। द रूइंस ऑफ द बाबरी मस्जिद। तो बाबरी मस्जिद के जो रूइंस है, अब यहाँ पे रूइंस का मतलब आप कह दीजिए कि कोई भी चीज डिमोलिश हुई है, कोई भी बिल्डिंग गिर गई है, तो फिर उसका जो मलबा है ना, जो भी उसके टुकड़े हैं, खंडर जिसको बोलते हैं ना, तो उसको रूइंस बोलते हैं, मलबा कह दीजिए। तो कह रहा है कि बाबरी मस्जिद के जो रूइंस हैं वर क्लियर्ड। तो जब भी वो बिल्डिंग, जब ये बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तो उसके बाद में जो उसका खंडर बच गया था, जो भी मतलब बचा कुचा पार्ट था, बिल्डिंग के अवशेष थे, उनको क्लियर कर दिया गया था। तो रूइंस को प्लूरल फॉर्म में लिया गया है, इस कारण से वर है। थर्ड फॉर्म दे रखी है क्योंकि वर के साथ में थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो रूइंस को, बाबरी मस्जिद के रूइंस को क्लियर किया गया इन रिकॉर्ड टाइम का मतलब बहुत ही जल्द। कहते हैं ना कि उसने रन बनाए रिकॉर्ड टाइम में, इसका मतलब बहुत जल्दी, फटाफट रन बनाए उसने। क्रिकेट के अगर आप प्रशंसक समझते हैं इस बात को, तो ये है कि बाबरी मस्जिद के जो रूइंस हैं उनको क्लियर किया गया रिकॉर्ड टाइम में, मतलब फटाफट ही साफ कर दिया गया। वहां के जो मलबा था उसको किसके द्वारा किया गया? बाय द होर्ड्स। होर्ड्स बोलते हैं, होर्ड्स, आर म्यूट रहता है, होर्ड्स। होर्ड्स का मतलब होता है भीड़, ठीक है, क्राउड, भीड़ को बोलते हैं। और फिर कह रहा है वेंडल्स, और भीड़ किसकी थी? वेंडल्स की। वेंडल्स गुंडों को बोलते हैं, जो कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करते हैं, उसको बोलते हैं वेंडल्स। तो वेंडल्स की सिनोनिम हुलिगन, हुडलम, रफियन दे रखा है। बाकी आपको जो पेड कोर्सेज में हालांकि इसका पीडीएफ मिलता है, उसमें तो एग्जाम्पल सेंटेंस भी होते हैं, वहां पर कुछ और भी मैंने डाले हुए हैं इसके सिनोनिम, देख लीजिएगा। फिर कह रहा है कि भाई वेंडल्स की जो भीड़ थी ना, उनके द्वारा इसके जो रूइंस हैं उनको क्लियर कर दिया गया था। और ये वेंडल्स कौन है? ये वेंडल्स है मोबिलाइज्ड फॉर डिमोलिशिंग इट, जो कि इकट्ठे हुए थे। मोबिलाइज का मतलब यहाँ पे इकट्ठा होना है, किसके लिए? फॉर डिमोलिशिंग इट, फॉर के लिए प्रेपोजिशन है, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग बाद में होता ही है। डिमोलिश का मतलब ढहाना, इट, ये बाबरी मस्जिद के लिए, बाबरी मस्जिद को ढहाने के लिए, डिमोलिश करने के लिए जो इकट्ठी हुई थी भीड़, उस भीड़ ने फटाफट से ही बाबरी मस्जिद के जो रूइंस थे उनको क्लियर कर दिया, मतलब रिकॉर्ड टाइम में। सम डिट्रीटस, डिट्रीटस का मतलब डिट्राइटस बोलते हैं। डिट्राइटस का मतलब होता है मलबा। डिट्राइटस का एक बार फिर से मलबा है, कुछ बचा कुचा जो पार्ट है वो अभी भी बचा हुआ था, ठीक है, कुछ पार्ट वहां पे अभी भी बचा हुआ था। स्टिल का मतलब कंटिन्यू है, अभी भी है वो चीज, बचा हुआ था, दो यद्यपि, है ना। अब बिलीफ अमंग मैनी, अब एक विश्वास था अमंग मैनी, बहुतों को विश्वास था, दैट की जस्टिस वुड बी डन, कि न्याय किया जाएगा। ये वुड बी डन पैसिव वॉइस हो गया, कि न्याय किया जाएगा। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ, और जो संविधान है, एंड द रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ का मतलब विधि शास्त्र कह सकते हो, विधि का नियम कह सकते हो। तो संविधान है और विधि का नियम जो है वुड बी अपहेल्ड, उसको अपहेल्ड किया जाएगा। अपहोल्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना, वैसे यहाँ पे मेंटेन करना मानिएगा, कि उसको बना कर रखा जाएगा। यदि द क्रिमिनल कोर्ट, यदि क्रिमिनल कोर्ट, वो कोर्ट जहां पे अपराधी मामलों की सुनवाई होती है उसको क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं,
यदि क्रिमिनल कोड जो है पनिशेज, यदि वो पनिश करता है किनको, दोज, उन लोगों को, हु, याद रखना दोज और हु का कॉम्बिनेशन होता है। अगर इसके बाद में वर्ब होती है तो हु से पहले दोज आता है, कभी भी दे या देम नहीं देखने को मिलेगा, गलत हो जाएगा। तो दोज हु प्लॉटेड द इवेंट्स ऑफ December 6, 1992, तो ये घटना कब की है, 6 दिसंबर 1992 की घटना है। तो यदि क्रिमिनल कोड पनिश करता है उन लोगों को जिन्होंने इस घटनाक्रम के लिए षड्यंत्र रचा था, प्लॉट का मतलब षड्यंत्र रचना है, सिनोनिम्स इसके कंस्पायर, कॉल्यूड, कनीव या इंट्रीग होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख सकते हैं आप इसको। तो बाबरी मस्जिद के जो रूइंस थे, जो भी बचा कुचा मलबा था, उसको क्लियर कर दिया गया था रिकॉर्ड टाइम में, किसके द्वारा, भीड़ के द्वारा, जो कि वो भीड़ जो गुंडों की भीड़ थी, जो वहां पे उसको डेमोलिश करने के लिए इकट्ठा हुई थी। ठीक है, साफ कर दिया बिल्डिंग को मतलब। फिर कह रहा है कि कुछ मतलब जो अवशेष थे वो अभी बचे हुए थे, यद्यपि, है ना, यद्यपि इसलिए कहा क्योंकि साफ कर दिया तो फिर भी बचा हुआ था, इसलिए मतलब विरोधाभास हो गया तो यद्दो लगा दिया। फिर कह रहा है कि एक विश्वास था बहुतों को कि जस्टिस होगा और संविधान और जो विधि का कानून है, विधि का जो नियम है, उसका मतलब उसको मेंटेन किया जाएगा। विधि का नियम मतलब हम सभी कह सकते हो अकाउंटेबल हैं, हम सभी जवाबदेह हैं, हमें कानून के अनुसार काम करना पड़ता है, उसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। ये भी पैसिव वॉइस है, वुड बी अपहेल्ड, अपहोल्ड की थर्ड फॉर्म है। तो ये जो चीज है ये मेंटेन की जाएगी, कब की जाएगी, जब क्रिमिनल कोड जो है वो उन लोगों को पनिश करता है जिसने 6 दिसंबर 1992 के जो इवेंट्स हुए उसको रचा था, उसका षड्यंत्र रचा था, मतलब यह प्लानिंग की थी। ठीक है, आगे देखेंगे। इवन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट हैंडेड ओवर, हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना, तो इवन व्हेन, उस समय भी, इवन का मतलब भी, व्हेन जब, उस समय भी जब सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट से पहले द आता है, उस समय भी जब सुप्रीम कोर्ट ने सौंपा था द एम्प्टी साइट। एम्प्टी साइट का मतलब खुली जगह, साइट का मतलब जगह होती है, और SIGST होता है, इसका मतलब विजन होता है। ठीक है, दृश्य, और एक CITE होता है, इसका मतलब कहना होता है, टू से, या हवाला देना किसी चीज का। तो उस समय भी जब सुप्रीम कोर्ट ने हैंडओवर किया था एम्प्टी साइट को, खाली जगह को, टू दोज, उन लोगों को, हु वांटेड द मॉस्क ब्रॉट डाउन, जो चाहते थे, हु वांटेड, जो चाहते थे, द मॉस्क ब्रॉट डाउन, क्या, ब्रॉट डाउन का मतलब डिमोलिश करना है, ये ब्रिंग डाउन की थर्ड फॉर्म एक्चुअल में कर रखी है, और इसको इसने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज किया है, इसलिए आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई वर्ब नहीं है, फिर भी थर्ड फॉर्म है, मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फिर भी थर्ड फॉर्म इसको इसीलिए माना क्योंकि ये एडजेक्टिव फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, डिमोलिश को बोलते हैं। टू बिल्ड ए राम टेम्पल, किस लिए, एक राम मंदिर बनाने के लिए गिराया। इट्स रिकॉग्निशन, इसकी जो पहचान है, ऑफ द डिमोलिशन, है ना, तो डिमोलिशन मतलब जो हुआ, डिमोलिश करने के प्रोसेस को बोलते हैं, ढहाने की प्रक्रिया को बोलते हैं, नाउन है। एज एन इग्रीजियस वायलेशन, इट्स यहां पे सुप्रीम कोर्ट के लिए आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पहचान करी कि ये बहुत ही, क्या कह सकते हो, इग्रीजियस वायलेशन है। इग्रीजियस का मतलब क्या है, इग्रीजियस का मतलब है बहुत ही बुरा, शॉकिंगली बैड, बहुत ही बुरा, ये मतलब उल्लंघन है, बहुत ही डरावना, बहुत ही हॉरिफिक टाइप का उल्लंघन है, किसका, रूल ऑफ लॉ का, विधि के नियम का। गेव राइज टू होप, तो इस चीज ने क्या किया, इस चीज ने आशा बंधा दी, मतलब आशा दी, है ना, गेव दिया, राइज टू होप का मतलब आशाएं बढ़ गई, दैट की द एंड्स ऑफ जस्टिस, एंड्स का मतलब यहां पे क्या है, एंड्स का मतलब अंत नहीं है, एंड्स का मतलब हित कह सकते हो, है ना, तो द एंड्स ऑफ जस्टिस वुड बी सर्व्ड, कहने का मतलब है, या उद्देश्य कह सकते हो, है ना, तो न्याय का जो उद्देश्य है, जो भी एंड्स हैं वो सर्व किए जाएंगे बाय द पनिशमेंट, कैसे होंगे ये, पनिश करके, दंडित करके, किसको, ऑफ दोज, फिर देख सकते हो दोज और हु आ रहा है, उन लोगों को, हु मोबिलाइज द वेंडल्स, जिन लोगों ने, हु यहां रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, जिन लोगों ने मोबिलाइज किया, इकट्ठा किया, द वेंडल्स, गुंडों को, है ना, उन लोगों को इकट्ठा किया, उनको पनिश करके जस्टिस मिलेगा। एक बार यहां से फिर से देखो, तो उस स्थिति में भी जब सुप्रीम कोर्ट ने एम्प्टी साइट को, जो खाली जगह बच गई थी बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने के बाद में, उस खाली जगह को उन लोगों को दे दिया था जो चाहते थे कि मॉस्क को ब्रॉट डाउन किया जाए, मस्जिद को गिरा दिया जाए, राम मंदिर बना दिया जाए। ठीक है, तो इसकी जो रिकॉग्निशन था, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को ऐसे रिकॉग्नाइज किया था, इस तरीके से माना था कि जो डिमोलिशन हुआ था, जब ये एक डिमोलिश करने की प्रोसेस हुई थी, इसको ऐसा मान लिया था, किस रूप में माना था, तो देख सकते हैं एज, है ना, इसको ऐसे रूप में माना था कि ये बहुत ही शॉकिंगली बैड, या फिर बड़ा ही हॉरिफिक, गास्टली, या एबोमिनेबल, या ओडियस, है ना, बहुत ही घृणित प्रकार का एक उल्लंघन है, किसका, विधि के नियम का। तो इस चीज ने क्या किया, इस चीज ने आशा बंधा दी, या फिर होप को बढ़ा दिया कि
जस्टिस के जो एंड्स हैं या उद्देश्य है, न्याय प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो जरूर से होगी, सर्व की जाएगी। कैसे? उन लोगों को पनिश करके जिन लोगों ने वेंडल्स को, गुंडों को इकट्ठा किया था। बात समझ में आ गई आपको? इग्रीजियस का मतलब देख लीजिएगा, सिनोनिम दे रखे हैं नीचे। ब्रॉट डाउन का बदल लिख दिया मैंने, डिमोलिश होता है। आगे देखिए, सीबीआई, स्पेशल सीबीआई कोर्ट इन लखनऊ, ये मैंने उन की पॉइंट्स में बताया था कि एक विशेष सीबीआई कोर्ट लखनऊ में हैज नाउ क्लियर्ड, अब उसने क्लियर कर दिया है द रिमेनिंग डेब्री। इसको डेब्री बोलते हैं, डेब्री। डेब्री का मतलब क्या होता है? मलबा, ठीक है। डेब्रिस नहीं बोलेंगे, डेब्री, मलबा। तो एक विशेष सीबीआई कोर्ट जो लखनऊ में है उसने क्लियर कर दिया बचा कुचा मलबा, ठीक है, विद एन अनकॉन्सिनेबल जजमेंट। अनकॉन्सिनेबल का मतलब होता है गलत या अनएथिकल, अनैतिक, ठीक है, गैर सैद्धांतिक, अनप्रिंसिपल्ड। तो ये अब एक अनुचित या फिर गलत निर्णय देकर इसने बचा कुचा जो मलबा था, कह सकते हो अवशेष थे, तो वो भी खत्म कर दिए हैं। तो ये थोड़ा सा एक साहित्यिक भाषा में लिखा गया था, ठीक है। तो एक विशेष कोर्ट जो लखनऊ में है उसने अब बचा कुचा जो मलबा था उसको एक अनकॉन्सिनेबल, ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि ABLE से एंड हो रहा है, एक गलत निर्णय देकर उसको भी साफ कर दिया। आगे देखेंगे, थ्रोइंग टू द विंड्स, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब किसी भी काम को गंभीरता से नहीं करना, सिंसियरिटी से नहीं करना, सावधानी से नहीं करना, उसको बोलते हैं थ्रोइंग टू द विंड्स। द सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन ऑन द डिमोलिशन, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन लिया था, उसने कहा था ना कि ये उल्लंघन है, बहुत ही बड़ा उल्लंघन आपने किया है विधि के नियम का, ऐसा को सुप्रीम कोर्ट ने माना था। तो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन थे, जो भी इसने माना था, इसने रिकॉग्नाइज किया था, डिमोलिशन को लेकर, उस चीज को सीरियसली ना लेते हुए, बात समझ में आ रही है, उस चीज को सीरियसली ना लेते हुए द ट्रायल कोर्ट, ये ट्रायल कोर्ट कौन सी होगी? निचली अदालत हो गई। इसने हैज इन इफेक्ट का मतलब प्रभावी रूप से, गिवन जुडिशियल लेजिटिमेशन, समझने देखो, हैज के साथ में यहां पे थर्ड फॉर्म है, ये इन इफेक्ट बीच में डाल रखा है, इसका मतलब है प्रभावी रूप से। तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑब्जर्वेशन थे डिमोलिशन को लेकर, उन चीजों को सीरियसली ना लेते हुए निचली अदालत जो है, मतलब लखनऊ का जो सीबीआई कोर्ट था उसकी बात कर रहा है, उसने प्रभावी रूप से जुडिशियल लेजिटिमेशन दे दिया। जुडिशियल, न्यायिक, लेजिटिमेशन, वैधता, वैलिड कर दिया, है ना, इसको करार कर दे दिया कि ये लीगल था, ये वैलिड था। टू द राम जन्मभूमि मूवमेंट, तो राम जन्मभूमि जो आंदोलन था उसको सही करार दे दिया। कैसे? बाई एक्विटिंग, ऐसा करके, बाई प्रिपरेशन तो ING आएगा। एक्विट का मतलब दोष मुक्त करना होता है। एक बात याद रखना कि दोष मुक्त किया है और आगे दे रखा हो कि इस अपराध से, इस आरोप से मुक्त किया है, तो याद रखेंगे आप कि एक्विट के साथ में हमेशा ऑफ लगता है। ऐसा ही होता है जब आप कन्विक्ट देखते हैं, जो कि इसका है तो एंटोनिम कहने को, लेकिन जब आप देखते हो कि इसका मतलब, जब आप दे रखा है कि इसका आरोप लगाया गया, ये दोषारोपण करना है, ये दोष मुक्त करना है, तो जो भी अगर आरोप दे रखा हो, इससे मुक्त किया गया, ये आरोप लगाया गया, उन दोनों में ऑफ लगेगा। यहां तो खैर ऐसा दे नहीं रखा, इसलिए ऑफ नहीं लगा रखा। तो कह रहा राम जन्मभूमि मूवमेंट को, जो आंदोलन था, उसको कानूनी तौर पर लेजिटिमाइज कर दिया, लीगल करार दे दिया। कैसे? उन सभी को छोड़कर, इंडाइटेड फॉर, इंडाइट का मतलब आरोप लगाना, जिन पर आरोप लगा हुआ था, किसका? षड्यंत्र रचने का, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र। षड्यंत्र क्या था? टू ब्रिंग डाउन हमने पढ़ा था अभी, डिमोलिश करने का। क्या? द स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर, ढांचा। कौन सा? बाबरी मस्जिद का ढांचा। तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑब्जर्वेशन लिया था इस डिमोलिशन पर, जो भी कुछ माना था, रिकॉग्नाइज किया था, उस चीज को सीरियसली ना लेते हुए निचली अदालत ने प्रभावी रूप से एक कानूनी, एक वैध मोहर लगा दी है, कानूनी रूप से वैध था राम जन्मभूमि मूवमेंट, और इसको इस तरीके से एक मोहर लगाई है, ये सही करार दिया है कि जो लोग आरोपी थे, इस बाबरी मस्जिद को गिराने के षड्यंत्र के आरोपी थे, उन सभी को इसने दोष मुक्त करार दे दिया। फैसला आ गया। 1992 का जो केस था, अब 2020 में जाकर 28 साल के बाद ये फैसला जब आया है। इट्स कंक्लूजन्स आर ड्रास्टिक एंड डिफाई लॉजिक एंड फैक्ट। अब ये जो इसके जो परिणाम है, कंक्लूजन वैसे निष्कर्ष होता है, यहां जो इसके परिणाम है, किसके जो निर्णय दिया गया है, उसके जो परिणाम है बड़े ही गंभीर। ड्रास्टिक का मतलब एक्सट्रीम, सीरियस, डायर, रेडिकल, फार रीचिंग, काफी गंभीर है। एंड डिफाई, और ये चुनौती देते हैं। डिफाई का मतलब है चैलेंज करना, और ये चैलेंज करते हैं किसको? लॉजिक, लॉजिक का मतलब तर्क, एंड फैक्ट और तथ्य, है ना। तो ये लॉजिक और फैक्ट को चैलेंज करते हैं, ये बड़े ही गंभीर इसके परिणाम हैं। ठीक है, आगे देखिए। द कोर्ट्स फाइंडिंग, फाइंडिंग का मतलब जो कुछ भी इसने पाया, जो कुछ भी तहकीकात में समझ में आया, वो चीजें। द कोर्ट्स फाइंडिंग, तो कोर्ट की जो भी फाइंडिंग है, मतलब ये सीबीआई कोर्ट लखनऊ का है, उसकी बात है कि इससे पूछा भैया आपने कैसे निर्णय दे दिया, मान लीजिए
तो अपने एक कह सकते हो अपना बचाव करते हुए इसने ये कहा होगा कि कोर्ट की जो फाइंडिंग है दैट द डिमोलिशन वाज, की जो डिमोलिश करने का जो प्रोसेस था वाज नॉट प्लान्ड, ये कोई योजनाबद्ध नहीं था। वाज के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, वाज प्लान्ड, है ना, ये योजनाबद्ध नहीं था। इन एडवांस, तो ये अग्रिम रूप से एडवांस में ही फ्लाइज इन द फेस ऑफ, फ्लाइज इन द फेस ऑफ का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से कह सकते हो फ्लाउट करना, उल्लंघन करना, किसी चीज को कहना नहीं मानना। द एंट्री ऑफ मोर देन, तो ये मानता ही नहीं है कि 100 मतलब 100,000 वॉलंटियर्स, कितने हो गए देख लो आप, 100,000 वॉलंटियर्स कि लाखों स्वयं सेवक जो हैं वो प्रवेश कर गए थे इनटू अयोध्या दैट डे, उस दिन अयोध्या में प्रवेश कर गए थे। ठीक है, इस बात को ही नहीं माना, है ना, इसी को बोला है फ्लाइज इन द फेस ऑफ। ये फ्लाइज इन द फेस ऑफ इसलिए बोला क्योंकि ये जो सब्जेक्ट था ना कोर्ट फाइंडिंग, ये सब्जेक्ट था, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, आप इसको देख लीजिएगा, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। एक बार फिर बता देता हूं कि कोर्ट की जो फाइंडिंग है, कोर्ट ने जो भी जांच पड़ताल में सामने आया है, कोर्ट ने जो कुछ भी यहां पे समझा है वो ये था कि डिमोलिशन जो था वो योजनाबद्ध नहीं था, उसकी कोई योजना नहीं बनाई गई थी, प्लान नहीं किया गया था, कोई षड्यंत्र नहीं रचा गया था। तो ये जो चीज है वो मतलब अग्रिम रूप से, है ना, इन एडवांस, है ना, तो ये जो चीज है वो अग्रिम रूप से जो एंट्री हुई थी लाखों वॉलंटियर्स की, वॉलंटियर स्वयं सेवक अयोध्या में उस दिन 1992 दिसंबर में जब भी वो दिन था, उस दिन जब ये घटनाक्रम हुआ था, उस दिन जो एंट्री हुई थी इतने लोगों की, वो एंट्री जो है उसको ये क्या करता है, नकार देता है, उस बात को स्वीकार ही नहीं करता कोर्ट। फिर कह रहा है आर्म्ड विद क्रोबार्स, और ये एंट्री हुई कैसे थी। क्रोबार, आप अगर इमेज डालेंगे इस गूगल में, इसकी इमेज सर्च करना, समझ में आएगा आपको। क्रोबार एक लोहे का बना होता है, थोड़ा सा एंगल झुका हुआ होता है उसके आगे की तरफ, अगर आप उसको किसी से अटका के किसी चीज को स्टिक करके उसको खींच सकते हो नीचे, तो उसको बोलते हैं क्रोबार। एक उपकरण, एक हथियार है। स्पेड का मतलब फावड़ा होता है, हो का मतलब कुदाली होता है। आप इमेजेस देखना है इसकी वजह से समझ में नहीं आएगा, सारे के सारे वो उपकरण हथियार, मतलब कई बार लड़ाई वड़ाई में क्या होता है हॉकी स्टिक ले जाते हैं, अब हॉकी स्टिक से तो गिरने वाली थी नहीं बाबरी मस्जिद, तो ये कुछ ऐसा ले गए। एंड रॉप्स, रस्सियां। एंड एवरी इंप्लीमेंट, इंप्लीमेंट का मतलब टूल है, उपकरण है, ठीक है, वेपन भी कह सकते हो यहाँ पे, हथियार। नीडेड, जो जरूरत थी, टू ब्रिंग डाउन, डिमोलिश करने के लिए। स्टर्डी, स्टर्डी का मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो कि जल्दी से गिराई नहीं जा सकती, बहुत ही मजबूत, ठीक है। स्ट्रक्चर, ढांचा। एंड क्लियर द साइट, और साइट को क्लियर करने के लिए, उस जगह को खाली कर देने के लिए, साफ कर देने के लिए। एक बार फिर समझिए क्या कहना चाहता है कि ये वॉलंटियर्स आए थे उस दिन, है ना, अयोध्या में एंट्री हुई थी इनकी, और कैसे आए थे, इन हथियारों को लेकर, क्रोबार्स थे, स्पेड्स थे, होस थे, रोप्स थी, वो हर एक वो उपकरण या हथियार था जो कि जरूरी था कि इस मजबूत इमारत को, मजबूत स्ट्रक्चर को गिराने के लिए और उस साइट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। उस बात को ही कोर्ट की जो फाइंडिंग है वो नकार देती है, उस बात को ही नहीं मानती है। द प्रोपोनेंट्स, प्रोपोनेंट्स का मतलब होता है समर्थक, सपोर्टर। प्रोपोनेंट्स का मतलब होता है सपोर्टर, समर्थक ऑफ द मूवमेंट। तो इस मूवमेंट के जो सपोर्टर हैं, इस मूवमेंट के जो समर्थक हैं, हेडेड बाई एल के आडवाणी, जिनका प्रतिनिधित्व किसने किया, किसने इनको हेड किया, तो हेड किया था एल के आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, एनुमा भारती, अमंग अदर्स। और भी लोग थे लेकिन उनके बीच ये कुछ की फिगर्स थी, कुछ महत्वपूर्ण लोग, डिग्निटरीज थे। इन्होंने क्या किया देखो, द प्रोपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट, मतलब इन लोगों के साथ, अब ये हेडेड बाई जहां लगता है ना, उसके पहले वाले सब्जेक्ट को मानना है, सब्जेक्ट तो हालांकि इसका प्रोपोनेंट्स ही हुआ। तो जो समर्थक थे इस आंदोलन के, जिनका प्रतिनिधित्व इन लोगों ने किया था, इन समर्थकों ने अपने आप को पोजीशन देमसेल्फ, पोजीशन मतलब अपने आप को ऐसी स्थिति में मतलब खड़ा कर लिया, बैठा लिया, अपने आप को ऐसे पोजीशन में लेकर आ गए, इन वेंटेज पॉइंट्स। वेंटेज पॉइंट्स का मतलब ऐसी जगह पर जहां से कोई व्यू बहुत आसानी से दिखे। जैसे आप देखते हैं कोई भी मेला वगैरह लगता है तो उस भीड़ में ना जाकर घर की छतों पर खड़े होकर आप उस मेले का दृश्य देख सकते हैं, तो बड़े आसानी से वो चीजें सब दिखाई देंगी आपको। तो ऐसी पोजीशन में ये लोग जाके बैठे थे कि जहां से ये सब कुछ दिखे। क्या, टू विटनेस, विटनेस का मतलब देखना कह सकते हो, गवाह बनना कह सकते हो, साक्षी बनना कह सकते हो, द ओकेजन, इस अवसर का, एंड सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट करने का, विद प्राइड, गर्व के साथ, व्हाट ought टू हैव कॉज्ड शेम एंड डिसगस्ट, वो चीज सेलिब्रेट करने का जो कि होनी चाहिए थी। अब ये ought to have, ought to के साथ have प्लस थर्ड फॉर्म, जब भी कोई मॉडल के साथ have प्लस थर्ड फॉर्म है तो ऐसा मतलब ये पास्ट चला गया उसका, और ought to चूंकि चाहिए का अर्थ देता, चाहिए था, जिससे कि बड़ा ही शेम, बड़े ही शर्म, और डिसगस्ट का मतलब बहुत ही घृणा,
हेटर्ड कह सकते हो, रिवल्सन कह सकते हो, है ना, इस चीज के साथ मतलब डील करना चाहिए था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए वेंटेज पोजिशन पॉइंट पे अपने आपको लेकर आ गए। एक बार फिर समझना कि जो इस आंदोलन के प्रणेता थे, जो सपोर्टर थे, जिनका प्रतिनिधित्व किया था एल के आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती ने, बाकी भी लोग थे, तो इन प्रोपोनेंट्स ने अपने आप को ऐसी जगह पे लाके बिठाया जहां से बड़ा आसानी से उस दृश्य को देखा जा सके, विटनेस किया जा सके और उसको सेलिब्रेट कर सकें गर्व के साथ में। और गर्व नहीं होना चाहिए था, बल्कि इसमें तो यहाँ पे शर्म इनको आनी चाहिए थी और बड़ा घृणास्पद भाव इनके उत्पन्न होना चाहिए था। ठीक है, ये कहना चाहता है। आगे देखेंगे, इट इज इंडीड ट्रू। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, रियली, तो ये वास्तव में सत्य है। ट्रू बोलते हैं, ट्रू, ट्रू नहीं ट्रू, तो ये वास्तव में सत्य है दैट इट इज नॉट इजी, कि ये कोई आसान नहीं है। इट के साथ में इज है। इट इज नॉट इजी टू प्रूव अ कॉन्स्पिरेसी, कि आसान नहीं होता कि किसी षड्यंत्र को आप प्रूव कर सकें। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र है, तो ये वास्तव में सच है कि ये आसान नहीं होता है कि आप कोई षड्यंत्र को सिद्ध कर सकें, एज इट इसेंशियली टेक्स प्लेस इन सीक्रेट, क्योंकि ये आवश्यक रूप से कोई भी षड्यंत्र अगर होता है तो वो सीक्रेट होता है, वो गुप्त रूप से होता है, वो खुलेआम तो होता नहीं। षड्यंत्र कहते ही किसको है कि चोरी छिपे आप किसी के बारे में प्लान करें, तो ये जो चीज है वो आवश्यक रूप से, इसेंशियली का मतलब नेसेसरीली, ये एक एडवर्ब है। टेक्स प्लेस, ये हमने कल स्ट्रक्चर पढ़ी थी, गलती हो गई, अ मिस्टेक टुक प्लेस, याद आ रहा है आपको, तो वही चीज है कि ये आवश्यक रूप से घटित होता है किसमें, इन सीक्रेट, मतलब चोरी छुपे होता है, इस कारण से सिद्ध नहीं कर सकते आप। दिस इज वेयर कोर्ट्स मस्ट ड्रॉ, तो ये वो चीज है, ये वो जगह है जहां पर, अभी वेयर स्थान के लिए है, कोर्ट्स मस्ट ड्रॉ रीजनेबल इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष, कंक्लूजन। रीजनेबल तार्किक, उचित, प्रॉपर। ड्रॉ निकालना चाहिए, फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेज, परिस्थितियों से। ये ड्रॉ कहां से निकालना है, तो इन्फेरेंस कहां से निकालना है, तो यहां से इन्फेरेंस निकालना, परिस्थितियों से। तो फिर देखो, ये ठीक है, बात समझ में आ गई कि षड्यंत्र है, उसको सिद्ध करना आसान नहीं है, कि षड्यंत्र जो भी होता है वो बड़े ही सीक्रेट तरीके से होता है। लेकिन ये वो जगह होती है जहां पर कोर्ट्स को परिस्थितियां देखनी होती है और परिस्थितियों को देखकर तार्किक निष्कर्ष निकालने होते हैं। ठीक है, बट इन ए कॉन्स्पिरेसी, लेकिन एक षड्यंत्र ऑफ दिस नेचर, इस प्रकार का, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा षड्यंत्र हो, ऐसे षड्यंत्र में जो किस प्रकार का हो, इट इज इजी टू सी, ये बहुत ही आसान होता है देखना, दैट दोज इन्वॉल्व्ड। अब एक बात याद रखना, इन्वॉल्व्ड अगर आप बाद में लगाते हो ना, तो इसका मतलब कहिए कि शामिल है। अगर इन्वॉल्व लगाते हो पहले नाउन के, तो उसका मतलब हो जाएगा जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, ये तो है शामिल होना। तो ये बड़ा आसान है देखना कि वो लोग जो शामिल थे, वर मार्चिंग अंडर ए बैनर, वो एक बैनर लेकर आगे बढ़ रहे थे। मार्च का चहलकदमी करना, तो एक बैनर उनके हाथ में था, उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे थे। एन इमेज, एक ऐसी तस्वीर, द सुप्रीम कोर्ट हैड वंस रेफर्ड टू, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था। रेफर टू का मतलब होता है संकेत देना, है ना, एक ऐसी तस्वीर इसके बारे में संकेत दिया था। वाइल एक्सप्लेनिंग द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी, किस दौरान, तो वाइल के बाद में जब वर्ब लगेगी तो आईएनजी फॉर्म में, व्याख्या करते हुए, समझाते हुए। द इंग्रेडिएंट्स का मतलब घटक, कि क्या क्या घटक थे। सुप्रीम कोर्ट ने बात बता दी थी कि षड्यंत्र है और षड्यंत्र किस कारण से है, उसकी घटक क्या है, कॉन्स्पिरेसी की घटक क्या है, वो समझाते हुए इस बात की ओर संकेत किया था सुप्रीम कोर्ट ने। एक बार फिर समझना। लेकिन अब देखो, ऊपर तो इसने कह दिया कि षड्यंत्र को पहचानना मुश्किल है क्योंकि ये सीक्रेट होता है। ठीक है, चोरी छुपे षड्यंत्र रचते हैं लोग, लेकिन एक ऐसा षड्यंत्र जो इस प्रकार का हो, जहां पर बहुत आसान है उन लोगों को देखना, है ना, ये देखना कि वो लोग जो शामिल थे इस षड्यंत्र में, वो यहां पे क्या थे, एक बैनर को लेकर वो मार्च कर रहे थे, एक बैनर उनके हाथ में था। ठीक है, अब ये एक ऐसी तस्वीर थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया था तस्वीर की ओर। ठीक है, कब, जब इस कॉन्स्पिरेसी के इंग्रेडिएंट्स की जब पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कैसे पता कॉन्स्पिरेसी है, तो उसके जो सबूत बता रहे थे ना सुप्रीम कोर्ट ने कि ये घटक थे कॉन्स्पिरेसी के, उनको एक्सप्लेन करते हुए इसकी ओर इशारा किया था। इन दिस केस, इस केस में, अपार्ट फ्रॉम का मतलब से अलग, अपार्ट के साथ फ्रॉम लगता है, तो इस केस में अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल राजनीतिक ये होता है मोबिलाइजेशन, एकजुट होना, भीड़ इकट्ठा होना, है ना। ठीक है, तो कह रहा है कि इस केस में अगर राजनीतिक मोबिलाइजेशन के बाद राजनेता लोग इकट्ठे हो गए थे, है ना, इसको छोड़ दें, इसके अलावा एंड द परपर्टेड इंटेंट, परपर्टेड तथा कथित, एलिज्ड कह सकते हो, इसका सिनोनिम आप कर सकते हो रिपोर्टेड या एलिज्ड। तथा कथित जो इरादा था, इंटेंट इरादा किस चीज का, टू असेंबल इकट्ठा होने का, ऑन अ पर्टिकुलर डे एक विशेष दिन में। ठीक है, तो कह रहा है कि इस केस में राजनेता लोग इकट्ठे हुए थे, उसके अलावा, है ना, तो अपार्ट फ्रॉम का मतलब के अलावा, तो राजनेता लोग इकट्ठे हुए और तथाकथित रूप से जो इनका इरादा था इकट्ठा होने का उस दिन, उसके अतिरिक्त द कोर्ट हैड विद इट सफिशिएंट एविडेंस, कोर्ट के पास
पर्याप्त सबूत थे, सफिशिएंट, पर्याप्त, इनफ, एविडेंस का बहुवचन नहीं बनता है, याद रखेंगे, एविडेंस का साक्ष्य सबूत होता है, तो इनके पास पर्याप्त सबूत थे। दैट कि देयर वाज स्टडीड इनएक्शन, कि वहां निष्क्रियता थी, इनएक्शन निष्क्रियता, स्टडीड जिसका अध्ययन हुआ, जिसको मतलब जाना बाद में कि वहां पे निष्क्रियता थी, बिल्कुल भी कार्यवाही नहीं की गई, किसकी तरफ से, स्टेट मतलब सरकार की तरफ से, मतलब ये यूपी के अंदर है जगह, तो यूपी की सरकार के द्वारा कोई भी मतलब यहां पे अंजाम नहीं दिया गया, कार्यवाही नहीं की गई उस भीड़ पर। हुज चीफ मिनिस्टर, जिनका चीफ मिनिस्टर, सरकार, ये स्टेट, राज्य, यूपी, जिसका चीफ मिनिस्टर वॉज वन ऑफ द अक्यूज्ड, वो उन आरोपियों में से एक थे। एंड द अनएम्बिग्यूअस, और अनएम्बिग्यूअस का मतलब स्पष्ट रूप से, अगर एम्बिग्यूअस हो तो संदिग्ध, यह है स्पष्ट, एंड ओपन थ्रेट्स, और खुली खुली धमकी, टू मतलब ये खतरा, टू द स्ट्रक्चर, है ना, धमकी किसके लिए, उस स्ट्रक्चर के लिए, वॉइस्ड जाहिर की गई, अभिव्यक्त की गई, है ना, एक्सप्रेस की गई, किसके द्वारा, बाय मैनी ऑफ द मूवमेंट प्रोटैगोनिस्ट, प्रोटैगोनिस्ट मतलब मुख्य किरदार निभाने वाले। तो इस आंदोलन के जो प्रणेता थे, जो मुख्य किरदार निभा रहे थे, उनमें से अनेकों के द्वारा इस स्ट्रक्चर के लिए खुलेआम धमकियां दी गई थी, तब भी उस सरकार के मुख्यमंत्री ने, सरकार ने कुछ नहीं किया। यहां तक की बात फिर से बताऊं, कह रहा है कि भाई इस केस में अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जो राजनीतिक कह सकते हो कि मतलब इकट्ठे हुए थे राजनेता लोग, और उनका जो इरादा था उस विशेष दिन में इकट्ठा होने का, उसको तो छोड़ ही दो, कोर्ट के पास इसके अलावा भी, अपार्ट फ्रॉम मतलब के अलावा, इसके अलावा भी बहुत सारे सबूत थे, पर्याप्त मात्रा में सबूत थे कि राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से एक इनएक्शन रहा। ये तो निष्क्रियता है नाउन, और ये है एडजेक्टिव। कैसे निष्क्रियता, जो बाद में पता लगा, स्टडी करने से पता लगा, ठीक है। और बिल्कुल स्पष्ट और खुली यहां पे धमकियां दी गई थी इस स्ट्रक्चर के लिए, है ना, और किसके द्वारा, जो भी इस मूवमेंट के प्रणेता थे उनके द्वारा, तो कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। द डिसेंबलिंग कल्याण सिंह, डिसेंबलिंग का मतलब है जो छिपा रहे थे, ठीक है, उनमें उन्होंने कुछ छिपाया हुआ था, वो मतलब बोलना कुछ और चाह रहे थे, करना कुछ और, लेकिन छिपा रखा था मन में, तो उसको डिसेंबलिंग। कल्याण सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे, और द एज चीफ मिनिस्टर देन, मतलब उस समय के जो मुख्यमंत्री कल्याण सिंह है, जिनको छिपाया हुआ था, हैड गिवन, उन्होंने दिया, व्हाट इन हिंडसाइट, हिंड मतलब पश्च दृष्टि, अगर पास्ट में देखें, अब जाके सोचें उस विषय में, उस घटनाक्रम के बारे में, तो उन्होंने दिया व्हाट वाज एन ऑब्वियसली फॉल्स एश्योरेंस, वो जो क्या था, वो स्पष्ट रूप से फॉल्स, गलत, एश्योरेंस आश्वासन था, किसको, टू द हाईएस्ट कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को। एंड द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, और ये राष्ट्रीय एकीकरण परिषद है, उसको, दैट की नथिंग बट अ सिंबॉलिक कार सेवा, क्या बताया कि कुछ नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक कार सेवा वुड टेक प्लेस, वो होगी, है ना, केवल कर सेवा होगी और कुछ नहीं होगा, ये कहा। नथिंग यहां पे सब्जेक्ट, नथिंग बट से जुड़ने वाले जो भी स्ट्रक्चर हो, वहां पे नथिंग को देखकर ही वर्ब लगती है, सिंगुलर लगती है, याद रखेंगे। तो उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को और हाईएस्ट कोर्ट को कि और कुछ नहीं है, केवल कर सेवा के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी हुई और कोई इरादा इनका नहीं है। एक बार फिर देखना, तो डिसेंबलिंग कल्याण सिंह जो कि डिसेंबलिंग मतलब जो छिपा रखा था उन्होंने मन में कुछ, एक चीफ मिनिस्टर थे उस समय वो, ठीक है ना, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली एडवर्ब है, फॉल्स एडजेक्टिव है, एश्योरेंस नाउन है, एक झूठा आश्वासन दिया, किसको, सुप्रीम कोर्ट को और राष्ट्रीय एकीकरण काउंसिल को, कि कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं होगा, केवल क्या होगा, एक सिंबॉलिक कार सेवा होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, विशेष निर्देश, अपीयर्ड ऐसा प्रतीत हुआ, टू हैव बीन गिवन कि दिए गए हैं, टू द सिक्योरिटी फोर्सेज सुरक्षा बलों को, किसके लिए, नॉट टू स्टॉप द कर सेवक्स, की कर सेवक जो हैं, ये जो वॉलंटियर्स थे, इनको रोकना नहीं है, या फिर हिंडर देयर प्लान्स, या फिर उनकी जो योजनाएं हैं उनमें रुकावट पैदा नहीं करनी है। हिंडर का मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करना है, रुकावट पैदा करना है। तो विशेष निर्देश ऐसा लगा, अपीयर्ड ऐसा लगा, प्रतीत होता है ऐसा, मतलब एग्जैक्टली नहीं कह सकते आप, तो प्रतीत होता है ऐसा घटनाक्रमों को देखते हुए कि विशेष निर्देश दिए गए थे सुरक्षा बलों को कि वो ना तो कर सेवक को रोकेंगे और ना ही वो उनके योजनाओं को हिंडर करेंगे, उनको भी नहीं रोकेंगे। हाउ एल्स वुड वन एक्सप्लेन द इवेंट्स, अब लेखक पूछ रहा है कि और कैसे, हाउ एल्स और कैसे, वुड वन एक्सप्लेन द इवेंट्स, कोई भी व्यक्ति इन इवेंट्स को, इन घटनाक्रम को समझाएगा, और क्या समझाना है, बहुत कुछ तो समझा दिया, इसके अलावा और क्या चीजें समझाना चाहिए इन इवेंट्स को। व्हेन द क्राउड वेंट इनटू अ फ्रेंजी, जब भीड़ पागल हो गई, उन्मत्त हो गई, है ना, ये मतलब इन अ फ्रेंजी का मतलब होता है बिल्कुल पागल हो जाना, ठीक है, उन्मादपूर्ण हो जाना। तो जब भीड़ पागल हो गई, गोडेड ऑन, गॉड का मतलब उकसाना,
किसके द्वारा उकसाया गया? प्रोवोकेटिव स्पीचेस, प्रोवोकेटिव भड़काऊ स्पीचेस, भाषण, भड़काऊ भाषण के द्वारा उनको उकसाया गया। कब? किसके द्वारा? डिग्निटरीज, जो भी वरिष्ठ लोग थे, प्रतिष्ठित लोग थे, नेता लोग थे, उनके द्वारा। एंड वेंडल्स, और जो गुंडे थे, वेंट अप द डूम, वो कहां चले गए थे? गुंबद पर। डूम का मतलब होता है गुंबद, ठीक है। द अक्यूज्ड वुड हैव द कोर्ट बिलीव, तो उस स्थिति में भी अक्यूज जो आरोपी थे, वुड हैव द कोर्ट बिलीव, वो चाह रहे थे क्या? अब ये वुड हैव ए कंडीशनल सेंटेंस, देखो यहाँ पे साइन देख सकते हैं आप। तो वो चाह रहे थे क्या कि कोर्ट विश्वास करे दैट दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू रिस्ट्रेन द मॉब, की वास्तव में वो लोग भीड़ को रोकने का प्रयास कर रहे थे। रिस्ट्रेन का मतलब रोकना, नियंत्रित करना। एंड प्रिवेंट द डिमोलिशन, वो चाहते थे कि ये डिमोलिशन नहीं हो, डिमोलिशन को रोकना चाह रहे थे। एक बार फिर समझना कि जब, अब देखो और कैसे कोई समझाएगा इन इवेंट्स को, जब भीड़ जो है पागल हो गई थी, उनको उकसाया गया था भड़काऊ भाषणों के द्वारा, डिग्नेटरी जो प्रतिष्ठित लोग थे उनके द्वारा भाषण दिए गए, उनसे उनको उकसाया गया, और जो गुंडे थे वो गुंबद पर चढ़ गए थे। फिर भी वो चाह रहे थे, जो आरोपी थे, द अक्यूज्ड मतलब द प्लस एडजेक्टिव है, इसका मतलब सभी के सभी आरोपी। द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल नाउन होता है। द प्लस एडजेक्टिव अगर आप लेंगे तो इसके बराबर आप रख सकते हैं प्लूरल नाउन, ठीक है। तो जो अक्यूज थे, जो आरोपी थे, वो क्या? वुड हैव द कोर्ट बिलीव, वो चाह रहे थे कि कोर्ट विश्वास करे दैट दे वर एक्चुअली ट्राइंग, कि वास्तव में क्या प्रयास कर रहे थे? भीड़ को रोकने का, नियंत्रित करने का, रिस्ट्रेन का, रोकना, कर्ब करना, ठीक है, और डिमोलिशन को रोकना चाहते थे, ऐसा विश्वास करे। द पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्पर्ड ऑडियो, तो जो ये एक संभावना है किसकी? टेम्पर्ड, छेड़छाड़ करने को बोलते हैं। ऑडियो एंड विजुअल एविडेंस, वीडियो एविडेंस, कि जो ऑडियो एविडेंस थे और वीडियो सबूत थे, है ना। कुछ में मतलब वीडियो में कुछ दिखाई दे रहा था, है ना, वहां की भीड़, और कुछ ऑडियो सुनाई दे रहे थे। वो जो मतलब एक संभावना है कि इनके साथ छेड़छाड़ हुई है। और इवन डिसअवावल्स, डिसअवावल रेप्यूडिएशन बोलते हैं, इनकार कर देने की प्रक्रिया होती है, रेप्यूडिएशन बोलते हैं। यहां तक कि जो इनकार किया गया ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड मतलब जो भी इन्होंने स्टेटमेंट दिए उनमें, वुड नॉट अंडू, तो ये जो चीजें हैं वो अंडू नहीं करेगी, अनकिया नहीं करेगी। अंडू आप कंप्यूटर में करते हैं, कुछ भी किया आपने और फिर अंडू अगर आप करते हो, इसका मतलब वापस वैसा ही आ जाता है, ठीक है। तो कम्युलेटिव इफेक्ट, कम्युलेटिव कुल मिलाकर, संपूर्ण रूप से, इफेक्ट ऑफ द लॉजिस्टिकल, व्यवस्था संबंधी, फाइनेंशियल वित्तीय, प्रिपरेशन तैयारी, बिसाइड्स द कम्युनल, बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त, कम्युनल सांप्रदायिक, मोबिलाइजेशन भीड़, ठीक है, एक समुदाय विशेष की भीड़। तो कह रहा है कि जो संभावना है कि ऑडियो और वीडियो जो सबूत है उनके साथ छेड़छाड़ हुई, या फिर यहां तक कि ऑन रिकॉर्ड मना कर दिया गया कि हमने कुछ नहीं किया। तो ये जो चीजें हैं वो आपने देखा कि वहां पे पैसा भी दिया गया था, फाइनेंस किया गया था, इतने बड़ी संख्या में लोगों को बुलाने के लिए व्यवस्था की गई थी। तो उस संदर्भ में जो भी चीजें की गई थी और यहाँ पे भीड़ भी इकट्ठा की गई थी, कम्युनल भीड़ इकट्ठा की गई थी, उस चीज को अनकिया नहीं करेगी। अब अगर आप ये भी कहोगे कि भाई ऑडियो टेम्पर्ड थे, वीडियो एविडेंस टेम्पर्ड थे, यहां तक कि ऑन रिकॉर्ड भी आपने मना कर दिया है, तो इन चीजों से जो कर दिया है आपने वो अनकिया नहीं हो जाएगा। मिस्टर आडवाणी हु हैड देन क्लेम्ड, मिस्टर आडवाणी जिन्होंने उस समय दावा किया था, है ना, हैड देन क्लेम्ड, उस समय दावा किया था कि इट वाज द सैडेस्ट डे ऑफ हिज लाइफ, कि ये उनके जीवन का सबसे दुखपूर्ण दिन है। द सैडेस्ट डे, सैडेस्ट डिग्री सुपरलेटिव है, सबसे दुखी दिन है। नाउ सेज, अब वो क्या कहते हैं? द एनमेस एक्विटल, एनमेस है एडवर्ब, इसका मतलब है बहुत बड़ी संख्या में। एक्विटल का मतलब दोष मुक्ति, इज अ विंडिकेशन, विंडिकेशन मतलब किसी चीज को सही ठहराने का प्रोसेस, ठीक है, विंडिकेट करने का प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मिस्टर आडवाणी जिन्होंने उस समय दावा किया था कि ये उनके जिंदगी का सबसे मतलब दुख भरा दिन है, अब वो कहते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जो मतलब दोषियों को दोष मुक्त कर दिया गया है सभी को, तो ये उस आंदोलन का सच्चाई का प्रतीक है। ये वो आंदोलन सही था, वो मूवमेंट जो था उसको मतलब इन्होंने सही करार दे दिया है। दिस इंडिकेट्स, ये जो चीज है वो संकेत करती है दैट द ऑब्जेक्टिव नॉर्मलाइजेशन, की जो उद्देश्य था, ये जो चीज है वो ये बताती है कि जो उद्देश्य था उस भीड़ को इकट्ठे करने का, एग्जेम्पलीफाइड बाय हिज रथ यात्रा, जो कि आडवाणी की रथ यात्रा के द्वारा आप एग्जेम्पलीफाई कर सकते हो, इसका उदाहरण देख सकते हो। रथ यात्रा उन्होंने चलाई थी उस समय में, ठीक है। वॉज ऑलवेज टू ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब चेंज करना, वो हमेशा ही क्या था उद्देश्य? वो था कि बदलना चाहते थे क्या? स्टेटस क्यू का मतलब जो भी स्थिति यथास्थिति है, विद वायलेंस, हिंसा की मदद से, ठीक है। तो मिस्टर आडवाणी ने अब कहा, उस समय तो कहा था कि उनकी जिंदगी का सबसे दुखपूर्ण दिन है, अब वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जो एक्विट कर दिया गया है, ठीक है, तो वो इस आंदोलन के विंडिकेशन का प्रतीक है। वो इस आंदोलन को मतलब क्या कर दिया है, इसने सच करार दे दिया है कि सही था आंदोलन। तो ये जो उनका स्टेटमेंट है ये बताता है कि उस समय भीड़ को इकट्ठे करने का जो प्रयोजन था, जो उनकी रथ यात्रा के द्वारा समझ में आता है कि भीड़ इकट्ठा की गई थी, है ना, वो हमेशा ही क्या था?
वो उद्देश्य था कि वो उस समय जो स्टेटस क्यो था, वहां पे बाबरी मस्जिद मौजूद थी, जो यथास्थिति थी उसको बदलने का प्रयास था हिंसा की मदद से। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल। बात करते हैं रिवीजन की। डिसअवावल का मतलब क्या है? डिसअवावल का मतलब होता है रेपुडिएशन, इनकार कर देने का प्रोसेस। एक नंबर को जोड़ेंगे ई से। डिसगस्ट का मतलब होता है घृणा, तो घृणा के लिए है रिवल्सन, ए से जोड़ दीजिए सेकंड को। फिर इग्रीजस है, इग्रीजस का मतलब बहुत ही बुरा होता है, वेरी बैड को बोलते हैं, तो आपका आंसर होगा डी। प्लॉट, प्लॉट का षड्यंत्र होता है, षड्यंत्र के लिए कंस्पायर होगा, तो आंसर होगा सी। एंड अपहोल्ड का समर्थन करना है, सपोर्ट करना है, मेंटेन करना भी होता है, बनाए रखना भी होता है, तो बी। यहां पे मेंटेन करना था इसलिए मैंने यही लिया। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब बात करेंगे ट्रांसलेशन की। तो एक निश्चित पैटर्न पे आधारित सेंटेंसेस है, वह पढ़ा लिखा लगा। देखो किसी की बातों से आपको ऐसा लगता है, कई बार आप किसी से मिलते हैं और मिलकर आप उसको समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और आपको लगता है पढ़ा लिखा है, उसके लिए आप कहेंगे ही साउंडेड एजुकेटेड। वह खुश लगा, है ना, ये भी आप किसी को देखकर, किसी से बात करके ये प्रतीत होता है आपको कि खुश लगा, तो ही साउंडेड हैप्पी, तो साउंडेड का प्रयोग करना है। वह निराश लगा, ही साउंडेड डिसअपॉइंटेड। ठीक है, किसी से बात करके, किसी से मिलकर आपको ऐसा फील हो तो उसके लिए कोई किसी के बारे में भी ही, शी, है ना, यू, व्हाटएवर, साउंडेड करके आगे आप जोड़ सकते हैं। प्रिपरेशन की बात करें तो यहां पे आप देखिए तीनों में प्रिपरेशन एट लगेगा। गुड एट, बैड एट होता है, ध्यान रखना। किसी भी चीज में आप अच्छे हैं, किसी भी चीज में बुरे हैं, तो उसके लिए गुड एट या बैड एट लगाते हैं। आप किस स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं उसके लिए एट लगता है, तो 40 MPH माइल पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाती है तो एट लगेगा। और एट नाइट होता है, हालांकि होने को तो इन द नाइट भी होता है, वहां पे एक तो द आता है, और इन द नाइट मतलब किसी विशेष नाइट की आप बात करते हो तभी लगता है। जनरली अगर जनरल में बात करोगे तो ये है कुत्ते जो रात को भौंकते हैं, तो जनरल एक फैक्ट है, इसलिए यहाँ पे एट का प्रयोग है। तो ये था प्रेपोजिशन वाला पार्ट। तो ये था आज का एडिटोरियल। मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे। जो बच्चे लाइव हैं इसे लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। कल मिलते हैं शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।